तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, कितना होता है 2/5 mr²। लेकिन हमें किसके अबाउट निकालना है, y एक्सिस के अबाउट। तो क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब I इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ICM इज सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr²। मास ऑलरेडी कितना हो चुका है, m/8, रेडियस r हो चुका है। स्क्वायर भी लिखना है तो मास इज m/8 और दोनों लेते हैं ना, दिस इज mr²/, एंड दैट इज 7/5। मतलब ये स्मॉलर जो कट स्फीयर था ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 7mr²/। अब ये मास अगर हम हटा देना तो ये मास अपने साथ अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ले जाएगा। अगर अपने साथ अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले जाएगा तो अब हम इससे निकाल सकते हैं रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग स्फीयर, तो कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m इंटू 2r होल स्क्वायर। कंप्लीट स्फीयर का रेडियस तो 2r था ना, राइट। और इसमें हम कट स्फीयर वाला हटा देते हैं, वो कितना आएगा 7mr²/40। 8/5mr² और -7/40 mr²। आई रिमेनिंग की वैल्यू कितनी आ गई 57mr²/40। हमसे रेशियो किसका पूछा था, हमसे रेशियो पूछा था जो स्फीयर उसने कट किया है और जो स्फीयर बचा है। मतलब आई जो कट कर दिया है एंड डिवाइडेड बाई आई जो कि बचा है। तो आई कट की वैल्यू कितनी आई थी 7mr²/40 और जो रिमेनिंग बचा है ना उसका आएगा 57mr²/40। ये 40 कैंसिल हुआ, mr कैंसिल हुआ एंड दिस इज 7/, काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया होगा। और इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कितनी 100, तो इसको 100 लिख देते हैं। दूसरी वाली कार पर फोर्स F2 था, डिस्टेंस उसने चला 500 और इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 225। तो उसने सारी काइनेटिक एनर्जी दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो F1/F2 आएगा और 1000 और इसको डिवाइड करेंगे, सीधे लिख दे 2/3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 100/225। 25 से कैंसिल कर दो तो 4/9। इससे भी कैंसिल कर देते हैं, 3 आएगा, इससे कैंसिल करते हैं 2 आएगा एंड दिस वैल्यू विल बी लैम्डा। तो दिस इज लैम्डा फॉर फोटोन। तो लैम्डा इक्वल टू hc/E। ये बात तो हमने फोटोन के लिए लिख ली। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर सकते हैं, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अगर ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो s/mv। mv का मतलब मोमेंटम, राइट। अब मोमेंट, नाउ दिस इज s/√2m into photon divided by lambda electron, hc/E and divided by s/√2m। क्या क्या कैंसिल ले जाए ना, तो c√2m e डिवाइडेड बाई e स्क्वायर। तो दिस इज c√2m डिवाइडेड बाई रहेगा तो n1 की वैल्यू mg के इक्वल होगी और हॉरिजॉन्टल बैलेंस रहेगा तो n2 की वैल्यू क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, आता है तो ग्रेविटी के फोर्स का टॉर्क लिख देते हैं। mg तो ग्रेविटी का फोर्स था और यहां से यहां तक का डिस्टेंस था L/2 और ये वाला एंगल था 60। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी L/2 sin 60। तो दिस इज L/2 sin ऑफ 60। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया, n2 ने भी टॉर्क दिया होगा, n2 ने इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करी, इसका मतलब n2 के टॉर्क ने ग्रेविटी के टॉर्क को बैलेंस कर लिया। n2 का टॉर्क लिखना है, ये L था, ये 60 था, तो दिस डिस्टेंस विल बी L cos ऑफ 60 एंड cos 60 इज L/2। तो मैं सीधे लिख देता हूं L/2। sin 60 की वैल्यू भी लिख देते हैं यहीं पे, मतलब तो की वैल्यू आ गई mg
रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, m की वैल्यू कितना दिया उसने, आई थिंक 20 दिया, g की वैल्यू को 10 दिया, इनटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 से करोगे तो 10 आएगा। तो दिस विल बी 100 रूट ऑफ 3 अगर दे रहा है ना, तो विस्कस एंगल के लिए एक रिजल्ट होता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू दे रहा है 1.7 लगभग रूट ऑफ 3, तो थीटा इज इक्वल टू 60। तो इंसिडेंट एंगल अगर 60 है ना, तो फिर रिफ्लेक्शन का एंगल तो वैसे भी 60 आएगा, कहीं कैसा भी रिफ्लेक्शन, इट्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात तो बिल्कुल सही, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60। ये सही हो गया है, इसका मतलब आगे तो जिनकी कंडक्टिविटी सेम है उनका टेम्परेचर डिफरेंस भी कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस और इसका टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, इसको x मान लो चलेगा, इसको x मान लो चलेगा। x क्या माना है, x इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमने टेम्परेचर डिफरेंस माना है, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस सुनते रहना, मजा बहुत आने वाला है, ठीक है ना। और तुम्हें लगे कि वाकई में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस अगर x होगा तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना होगा, x होगा। ओके, अब आते हैं मिड वाले में। तो मिड वाले में भी रेट ऑफ हीट फ्लो सेम आ रहा है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी इसकी हाफ आ गई, तो कंडक्टिविटी हाफ आ गई, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को डबल होना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस अगर x है, ये वाला x है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 2x हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज 4x, और एक्चुअली ये टेम्परेचर डिफरेंस था कितना, 3t माइनस t, एंड दैट इज 2t। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t डिवाइडेड बाई 2। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू t आ गई। बात समझ में आई। अब x की वैल्यू t बाई 2 आ गई, मतलब 0.5। यहां का टेम्परेचर कितना था, 3t, कितने का ड्रॉप होगा, x का होगा, वैल्यू कितनी है, हाफ t, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5t। फिर कितने का ड्रॉप होगा, 2x का, 2x की वैल्यू कितनी है t, तो इसमें 2.5 में t सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी 1.5t। इसको उसने क्या बोला, t1, इसको उसने क्या बोला, t2। क्या पूछा हमसे, t1 डिवाइडेड बाई t2। t1 कितना था, यहाँ पे लिख लेता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं सेपरेटली। t1 की वैल्यू थी 2.5t और t2 की वैल्यू कितनी थी, 1.5। t और t कैंसिल हुआ, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करोगे, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाई -3, 6 into e, that is 4 into 10 to the power 5, and this will be -20 into 10 to the power -6, and that is -1, and that is equal to -2। ये तो हमें पता चल गया कि वो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, तो उसके पास इनिशियल कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हमें फाइनल लिखना होता, मतलब जब वो थीटा इक्वल टू 60 पर पहुंच चुका है, तो आप कितना लिखेंगे, -PE इंटू कॉस 60। P की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -6, E की वैल्यू गिवन है, एंड दैट वाज 4 into 10 to the power 5, and this will be into cos of 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, that will be 1/2। तो ये जस्ट इसका हाफ हो चुका है ना, और इसका हाफ हो चुका है, तो कितना आ गया, -1। इनिशियल -2 था, फाइनल -1 था, और हमसे पूछा गया चेंज। तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, -1 माइनस ऑफ -2, and that will be 1। आप मोशन यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, L चलना है, and that is half at square, एक्सेलरेशन की वैल्यू that is g sin theta into t square, और इसको भी उतना ही चलना था, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, राइट। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इनटू, बट इसका एक्सेलरेशन कितना था, इसका एक्सेलरेशन था g sin theta माइनस म्यू g इनटू cos थीटा, और इसमें टाइम लगेगा डबल, तो इसको कर देंगे 2t का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है, यहां से t स्क्वायर और यहां से t स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, इससे भी g निकलेगा, इससे भी g निकलेगा, इससे भी g निकलेगा, वो भी कैंसिल हो गया। एक और खास बात है, एंगल कितना दिया उसने, 45, और 45 पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम होते हैं, तो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया।
और ये हाफ ऑलरेडी कैंसिल हो रहे, तो दिस इज 4 माइनस 4 म्यू, तो 4 म्यू 3/4 एंड दिस विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी S डिवाइडेड बाई बोहर मॉडल के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से हम MBR को लिख सकते हैं क्या, NS डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहां से MB की सीधी वैल्यू आ जाएगी कितना, NS डिवाइडेड बाई 2 पाई और ये R। ओके, यहां पे पुट कर देते, लैम्डा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई, और MB को कितना लिखना है, NS डिवाइडेड बाई 2 पाई R। यहां से H और H चला गया और गया 2 पाई RN डिवाइडेड बाई N। ओके, और हम पे और वो रिजल्ट क्या है, RN इज इक्वल टू R नॉट इंटू N स्क्वायर, एंड वेयर R नॉट इज बोहर्स रेडियस एंड बोहर रेडियस इज गिवन, तो यहाँ पे RN की वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई N, और RN की वैल्यू को पुट करेंगे RN इंटू N स्क्वायर, तो एक N जो बचा था वो भी कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 2 पाई N इंटू R नॉट। वैल्यू पुट करते, 2 इंटू 3.14 इंटू सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो N इक्वल टू 2, और R नॉट की वैल्यू उसने हमको दे रखी कितना, दैट इज 0.052। चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली में, हाँ ऐसे गिवन है, और हमने अभी तक जो वैल्यू लिखी है नैनोमीटर में लिखी है। ओके, तो दिस इज 3.14 इंटू कितना 0.208, मतलब 0.65312, 0.2/5 MR स्क्वायर है। तो रेडियस अगर डबल कर देंगे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 4 टाइम्स हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब टाइम पीरियड आ जाएगा 4 इंटू पहले वाला कितना था 27। इसको क्या लिख देते, A का 3 टाइम्स A का परसेंटेज एरर प्लस 2 टाइम्स B का परसेंटेज एरर, और प्लस C की पावर -1 आएगी तो 1 टाइम्स C का परसेंटेज एरर, और D का पावर -½ था तो हाफ टाइम्स D का परसेंटेज होता। चेक कर लेते, 3 + 6 9 + 2 11 और +2 13 मीटर है, और उसके बीच का डिस्टेंस D था। प्लेट एरिया नहीं गिवन है तो मान लेते हैं A था। व्हाट वाज द इनिशियल कैपेसिटेंस, कौन नहीं जानता भैया, सिलेबस। ओके, तो ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस था C0। अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला भैया डाइलेक्ट्रिक भरो इसमें। तो एक चीज मुझे ऑब्जर्व हो रही है कि तो एक स्लैब यहां भर दिया ऐसे करके, इस तरीके से एक स्लैब ये भर दिया, राइट, और एक स्लैब और भर दिया उसने ऐसे करके, और कुछ पार्ट छूट गया खाली। पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने बोला K1 का भरा है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का। तो सीधे लिखो ना, क्या लिखना है, C इज इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाई D माइनस 3D/8 माइनस D/2। ये तो पार्ट उसने हटा दिए, और 3D/8 K1, इसको K1 में कन्वर्ट किया, और दूसरे वाले को K2 में कन्वर्ट किया, तो D डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अगर इक्वल टू 2 टाइम्स ε0 A डिवाइडेड बाई D। ये ε0 A तो पहले से उड़ा दो, ठीक है ना, और ये सारे D भी कैंसिल ही होने वाले, ठीक है, तो D सारे कैंसिल करके लिखता हूं मैं 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अभी इन दोनों का सम लोगों ने निकाला था 7D/8, तो D माइनस 7D/8 विल बी इक्वल, लिख देते हैं 4K1 डिवाइडेड बाई 5। K1 बचा 1/K1, तो दिस इज इक्वल टू 1/1/8 और प्लस 1/K1, एंड दिस वैल्यू वाज इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज इक्वल टू 1/4 और प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाई K1। इस 1/4 को अलग ले जाओ तो 2 डिवाइडेड बाई K1
that is 3 divided by 4 and K1 will be equal to 8 divided by 3. डिवाइड कर लेते हैं. 40 मीटर से गिरे, तो जब यहां पर गिरे तो स्पीड हो गई कितनी, अंडर रूट 2g. h1 का मतलब था 40. फिर क्या बोलता है, 10 मीटर ऊपर चले जाते हैं. तो 10 मीटर ऊपर जाओगे तो थर्ड इक्वेशन लगा लो ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. फाइनल स्पीड को 0 होना है, तो इनिशियल स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी रूट ऑफ 2gh2. h2 का मतलब 10, राइट. इसका मतलब कोलिजन के जस्ट पहले ये वेलोसिटी थी और इंपैक्ट के जस्ट बाद की वेलोसिटी आ जाएगी रूट ऑफ 2g. मोमेंटम नीचे था, दैट वाज 1/2 रूट ऑफ 2g h1, और बाद वाला मोमेंटम ऊपर था, दैट इज मास m इनटू रूट ऑफ 2g h2. एक पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव था, तो इंपल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, और मैग्नीट्यूड केवल पूछा है, तो ये वैल्यू बढ़ी तो 1/2 रूट ऑफ 2g कॉमन ले लो, अंदर बचेगा रूट ऑफ h1. या सॉल्व करना है तो लिख देते हैं सीधे सीधे, ऐसे लिख देते हैं 1/2 रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 40 प्लस 1/2 रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 10. हाफ बाहर निकालते और 40 इंटू 10, 400 का रूट आएगा 20, राइट. तो दिस इज 20 रूट 2 और 100 का रूट आएगा 10, तो दिस विल बी 10 रूट 2 एंड 20 रूट 2 प्लस 10 रूट 2, 30 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस वैल्यू विल बी 15 रूट ऑफ 2. तो 15 इंटू 1.4 चेक कर लेते हैं. 15 इंटू 1.4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेना. आई थिंक इंडक्टर में करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इंडक्टर इस बात का अपोज करेगा, ऐसे मतलब उस करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, तो अपना जो फोर्स लगाएगा ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, वो एक्चुअली ऐसे क्रिएट करेगा. बैटरी ऑलरेडी गिवन है उसी डायरेक्शन में 5 वोल्ट, और रजिस्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो रजिस्टर का करंट हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है ना. इधर क्या हो रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर. इधर भी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है. इधर भी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है. इसका मतलब तीनों केस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो बी का पोटेंशियल ए से कम आने वाला है. अब एक क्वेश्चन है कितना ड्रॉप होगा, तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, उसको तो मैं सीधे बोल सकता हूं, दैट इज आई इंटू आर. करंट कितना था, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, दिस ड्रॉप विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट. बैटरी का ड्रॉप क्लियर कट गिवन है क्वेश्चन में एंड दैट इज 5 वोल्ट. अब प्रॉब्लम आता है इंडक्टर का, तो इंडक्टर के ड्रॉप की वैल्यू को लिख सकते हो ना, मॉडुलस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. इंडक्टेंस की वैल्यू उसने 1 दिया है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 दिया है. यहां का ड्रॉप कितना आ गया, दिस ड्रॉप इज 1 का ड्रॉप, 5 का ड्रॉप, 4 का ड्रॉप, एंड टोटल ड्रॉप हो कितना चुका है, टोटल ड्रॉप की वैल्यू विल बी इक्वल टू m इंटू जी, और g का मतलब है gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब उसने बोला वेट निकालना है कहां पर, एट अ हाइट ऑफ r/3, रेडियस के 1/3. तो एक्चुअली यहां पर पहुंच चुके हो, रेडियस r था एंड दिस डिस्टेंस इज r/3. So total distance will be r plus r/3, that will be 4r divided by 3. तो new weight will be m into g, m divided by इसके स्क्वायर करेंगे ना, तो एक 9 ऊपर आएगा, एक 16 नीचे आएगा, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. और ये तो हमें पता था ना, दैट इज वेट ऑन सरफेस. दिस इज 9 डिवाइडेड बाई 16 वेट ऑन सरफेस, और वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन, दैट इज 48 into 48, 3, 9 into 3, 20. अब एक बात मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि जो भी रेडियस होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगा, R इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी. अब जब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उसके फ्लक्स को ही बोल देता है कि phi n इज इक्वल टू
ns डिवाइडेड बाई ई। ओके, और फाई को लिखा जा सकता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और जब आर मान लेता हूं रेडियस की वैल्यू एन है तो ऑर्बिट में तो आर एन है, तो मैं इसको एक बात और बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई ई। एक रिजल्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है, आगे देखते हैं फिलहाल क्या बोलता है। उसने मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछा है, और वो भी तब पूछा है जब इलेक्ट्रॉन कौन से रेडियस में मूव कर रहे हैं जहां पर n की वैल्यू 1। अब n की वैल्यू 1 होगी तो उस समय रेडियस की वैल्यू को मैं r1 बोल देता हूं। तो इस समय जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, उसका हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। तो हाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड, दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, n इक्वल टू 1 पर रिवॉल्व कर रहा है तो पाई r1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बात आती है करंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या, दैट इज EV डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज EV डिवाइडेड बाय 2 पाई r1 इनटू पाई इनटू r1 स्क्वायर। एक पाई यहां से साफ साफ दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है, जो बोल रहा है हम लोग लिखते जा रहे हैं, देखें क्या होता है। एक r1 कैंसिल हो गया और म्यू की वैल्यू आ गई EV r1 डिवाइडेड बाय 2। अब करना क्या है, हमें ये नहीं पता था, इन्हीं की वैल्यू निकाल लेनी, उसके लिए है ना हमारे पास डेटा। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि b इंटू पाई इंटू r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू को 1 लिख देंगे, दिस विल बी s डिवाइडेड बाई e। ओके, और अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एक बात हम और भी लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू m v डिवाइडेड बाय क्यू बी, और q का मतलब इधर। एक्चुअली में रिक्वायरमेंट किसकी, हमारे पास रिक्वायरमेंट है VR1 की। तो VR1 की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे किया जाए, और हमारे पास रिजल्ट यहां पर ये दो लिखे हुए, तो V मल्टीप्लाइड बाय R1 लिखना है, तो क्या कर सकते हैं अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें VR1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, b इंटू पाई इंटू r1 इंटू r1 एंड दैट इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई e। और एक r1 की वैल्यू यहां से पुट कर देते, इस वाले से इसमें पुट कर देते। नाउ दिस विल बी b इंटू पाई इंटू r1, और एक r1 को लिख देंगे क्या, दैट इज mv डिवाइडेड बाई e इंटू s डिवाइडेड बाई e। अब यहां से काफी कुछ तो मैं दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है और हमारे मतलब की चीजें बन रही, तो b और b कैंसिल हो रहा है, e और e कैंसिल हो रहा है, और mv की सॉरी हमें क्या निकालना था, r1 इंटू v। तो r1 इंटू v की वैल्यू मिल रही है, कितना मिल रहा है, r1 इंटू v, राइट पर तो h पहले से ही था, और r1 भी अगर हटा देंगे तो क्या क्या आने वाला है, एक तो मास आने वाला है और एक पाई आने वाला है, मतलब m और इस r1 इंटू वी की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो यहां पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ था, क्या, E डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटू h डिवाइडेड बाई पाई इंटू m। इसका मतलब E, तो उसकी एक्सिस ये थी और इसको तुमने ऐसे रखा है, तो जो इसके बाद ट्रांसमिट करेगी ना, दैट इज I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 22.5। बताया ना कि जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। पहला इससे गई, फिर इससे गई, अब जो पोलराइज लाइट है ना वो इस एक्सिस पर है, और अगला ये रखा हुआ है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 67.5। और इनपुट इंटेंसिटी इतनी हो गई तो आगे जो निकलेगी ना उसके लिए इनपुट का काम तो ये करेगा ना, कॉस स्क्वायर 22.5 ये इनपुट हो गया इनटू कॉस स्क्वायर, अब जो भी एंगल आ रहा था दैट इज 60.5, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो cos 67.5 को हम लिख सकते हैं sin 22.5, एंड नाउ दिस विल बी I नॉट इंटू cos स्क्वायर 22.5 इंटू sin स्क्वायर 22.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I नॉट इंटू
साइन ऑफ 22.5 इंटू कॉस ऑफ 22.5 इसका स्क्वायर लिख सकते। एक काम करो, 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि तुम्हें दिख जाए दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा and 2 sin theta cos theta is sin 2 theta and that will become sin 45 and now this will be I naught into sin of 45 divided by 2 का square. How much is sin 45? 1 upon root 2. This will be I naught 1 upon 2 पहले से था, एक रूट 2 और आ गया, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी I naught. ठीक है ना। तो कुछ बसेज ऐसे होंगी ना जो राइट साइड पर जा रही होंगी ऐसे करके रेगुलर टाइम इंटरवल में, तो उनके बीच में एक रेगुलर गैप भी होगा। इन बसेस की स्पीड को मान लेते हैं v था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कुछ बसेस लौट करके भी आ रही होंगी, ऐसे होंगी, इस तरीके से आ रही होंगी। तो जब बसेस लौट करके भी आएंगी ना तो भी तो उनकी स्पीड वही रहेगी ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअली ये बातें हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बस है कितना, ठीक है ना। ओके, अब जब गर्ल का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है तो गर्ल क्या बोलती है कि हर उसने जो डेटा दिया है ना, उसने डेटा 1 घंटे में उसे एक बस क्रॉस करती है और क्रॉस करने का मतलब ओवरटेक कर रही है। तो एक्चुअली बस की स्पीड ज्यादा रही होगी ना, तो उसने स्कूटी को ओवरटेक किया तो पक्का 60 से तो ज्यादा रही होगी ना उसकी स्पीड। ओके, तो अगर मैं बोलता वेलोसिटी जो से ओवरटेक कर रही ना, इन बसेस की बात करता, तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, और ओवरटेकिंग के लिए मैं ओ लिख देता हूं, तो वो कितना आता, बस की वेलोसिटी v थी, गर्ल की वेलोसिटी 60 थी, तो उसने अपनी रिवर्स करके ऐड कर दी, तो दैट वेलोसिटी इज v माइनस 60। इसका मतलब गर्ल के रिस्पेक्ट में जो बसेस उसे ओवरटेक कर रही होंगी उनकी वेलोसिटी होगी v माइनस 60। अब देखते हैं जो क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस का मतलब ऐसे सीधे चले आ रहे, तो गर्ल की वेलोसिटी 60 है, बसेस की वेलोसिटी v है, तो अपनी वेलोसिटी जब उस पर रिवर्स करके ऐड करेगी ना, तो गर्ल के रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ अ बस विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इन केस ऑफ क्रॉसिंग, राइट, एंड दिस विल बी v प्लस 60। बात समझ में आ गई। अब जब मैंने गर्ल को फ्रेम मान ही लिया है ना, तो गर्ल, इसका मतलब गर्ल आ गई रेस्ट पर। अब उसने किसी मोमेंट पे देखा कि एक बस यहां पर है, अब ये वाली बस इसके टी टाइम पहले चली होगी ना, तो ये वाली बस इससे कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, दैट इज इक्वल टू वीटी। अब गर्ल रेस्ट पर है, ठीक है ना, एक बस उसको क्रॉस कर रही, ओवरटेक कर रही, तो दूसरी बस उसके वीटी पीछे होगी ना, क्लियर। तो इस बस को गर्ल तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, हाउ मच इज द डिस्टेंस, दैट इज वीटी, और कितनी स्पीड गर्ल को इस बस के पास दिख रही, दैट इज v माइनस 60। तो v माइनस 60 एंड लिख देते, मतलब हाफ एन आवर। एक हमारे पास डेटा ये आ गया। अब आते इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग, गर्ल अपने फ्रेम में देखती है कि एक बस अभी यहां से निकल गई, ये बस इससे पहले चली होगी और टी टाइम बाद चलती, तो ये डिस्टेंस भी बीटी रहा होगा। अब गर्ल ने देखा कि अभी एक बस निकली थी, थोड़ी देर बाद दूसरी निकलेगी, और वो टाइम हमें क्वेश्चन में दे दिया गया कितना, 10 मिनट्स दे दिया गया। तो जब ये बस निकल गई तो पीछे वाली बस तो वीटी डिस्टेंस पीछे थी ना, तो जब तक वो इस गर्ल के पास पहुंचेगी ना, तब तक उसने कितना डिस्टेंस चला होगा, वीटी चला होगा, और किस स्पीड से चला होगा, दैट इज v प्लस 60। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, वीटी वीटी कैंसिल होगा, इसको डिवाइड करोगे और ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज v प्लस 60 डिवाइडेड बाई v माइनस 60। जब इसमें इसको डिवाइड करोगे तो 2 नीचे आएगा, 6 ऊपर आएगा, दैट विल बी इक्वल 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बस कितने से चल रही, 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही। क्लियर हो गया। अब बस की जब स्पीड पता चल गई तो किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, टाइम भी आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, राइट। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, v इंटू टी इंटू 2 इज इक्वल टू v माइनस 60, 120 माइनस
60 divided by 240. This will be 60 divided by 240 and this will be 1 divided by 4 hours. तो 1/4 घंटा, राइट? तो टाइम की वैल्यू आ गई 1/4 आवर्स और 1 आवर मानते हैं कि वो दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे हैं। ओके, अब अगर यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे हैं ना, इट बिकम्स अ सिलिंड्रिकल वायर, और सिलिंड्रिकल वायर पर अगर करंट फ्लो करती है ना, तो उसकी एक्सिस से लेकर के सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। ये तो हम पढ़ चुके होंगे, राइट? लिनियरली बढ़ती है और इसके बाद 1/r फंक्शन के साथ डिक्रीज करती है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर होगी। इसका पूरा लेक्चर भी डाल रखा है, चाहो तो देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट। इसका मतलब इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। और स्प्रिंग वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं √k/m। ओके, अब उसने मैक्सिमम स्पीड दोनों का सेम दे दिया। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं a1 √k1 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल टू a2 √k2 डिवाइडेड बाय m2। m1 m2 उसने ऑलरेडी हमें सेम दे रखे हैं, तो एम्पलीट्यूड a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू √k2 डिवाइडेड बाय। इसका मतलब पहला इमेज बना होगा इसके फोकस पर और इसका फोकस होगा 4 सेंटीमीटर पर, मतलब यहाँ पर। तो पहला इमेज एक्चुअली यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है ना? किसका इमेज बनना चाहिए? जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पर रखा होगा। एक ऑब्जेक्ट था ए बी और उसका पहला इमेज बन गया यहाँ पर, दैट इज a' और b', ठीक है ना? ओके फाइन। अब इसके बाद ये इसके फोकस पर बना है, तो इसका जो इमेज बनेगा दैट विल बी एट इंफिनिटी। यहां बना देते हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे करके इधर मान लेते हैं, ये इमेज बन गया आकर के इंफिनिटी पर। मतलब जो इसने बना रहे इमेज बना रहे हो जाके 36 पे, दिस डिस्टेंस इज 36, मतलब 2f के फार बियॉन्ड f0 इज 2 एंड 2f इज 4 एंड 4 के फार बियॉन्ड बना रहे हो ना, तो इट्स काइंड ऑफ इनफाइनाइट। इट्स काइंड ऑफ इनफाइनाइट मतलब ये वाला उसने जो डिस्टेंस रखा होगा ना, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली 2। मतलब उसने यहां फोकस पे रखा, तब जाके इमेज बहुत दूर बना जाकर के, फिर उस इमेज का इसने फर्दर इमेज बना दी, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? पहला मैग्निफिकेशन लगभग कितना हो गया? तो पहला मैग्निफिकेशन हो गया दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट, वैसे तो 30 है, ठीक है ना, 36 है एंड दिस डिस्टेंस इज 2। तो हम 36 तब मान रहे हैं जब 2 पे बनाया था, मतलब मैंने अप्रोक्सीमेशन कर लिया है कि लगभग 40 है, तो लगभग मैं लिख देता हूं 40 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 80 के आसपास का मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है ना? फर्स्ट मैग्निफिकेशन 20 आ गया। अब सेकेंड मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा था, तो सेकेंड मैग्निफिकेशन इज थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नॉट। थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा को लिखेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब h' डिवाइडेड बाय, और ये कितना था? f था। और थीटा नॉट हम क्या लिखते हैं? s डिवाइडेड बाय d, मतलब ऐसे रेफरेंस बनाते हैं ना, h और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन एंड दिस इज थीटा नॉट। और s' बाय h हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लगभग कितना है? 40। दिस इज d डिवाइडेड बाय fe into 25 divided by 4, that by 4 and 500 divided by 4 is 120 दे रहा है। तो अब ये सी बात है कि इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे और करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात आती है बी क्यों करेक्ट नहीं? वो इंटेंसिटी बढ़ा रहा है और फोटो करंट की वैल्यू फिक्स कर दी उसने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या तो फिर कोई फोटो करंट नहीं होगा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, और अगर है पहले तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर सर्टेनली करंट को बढ़ना चाहिए। थर्ड में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा नहीं रहे हैं
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके हम करंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो कर सकते हैं, बट करंट कैन नॉट गो इंक्रीजिंग लिनियरली, तो सी पार्ट कैन नॉट बी करेक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने पर अब सी नहीं करेक्ट हो सकता है, तो डी अपने आप ही करेक्ट नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज क्या होगा, दैट इज एम जी। और ये 90 माइनस थीटा, तो दिस कंपोनेंट इज एम जी साइन ऑफ थीटा। और इस समय स्पीड उसने अगर v बोला है ना, तो यहां पर अगर रस्सी स्लैग कर रही तो टेंशन जीरो हो गया। यहाँ पे एक रिलेशन तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं, क्या, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई रेडियस। और ये एम और एम कैंसिल हो गया और वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी एल साइन थीटा। जी थ्योरम लगा करके हम इसको वी नॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, दिस लेंथ वाज एल, दिस वाज एल, देन दिस लेंथ इज एल साइन थीटा। तो एक्चुअली ऊपर कितना चला गया, ऊपर चला गया एल प्लस एल साइन थीटा, मतलब एल 1 प्लस साइन थीटा। अब एक हम लोग एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। और वो कैसे लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज कितना हुआ, पहले कितनी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बाद में कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल और 1 प्लस साइन थीटा। अब वो काम क्या करते हैं, मासेज हमें देख रहे हैं, पहले कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 हटाते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3gl साइन थीटा और प्लस, मतलब v डिवाइडेड v बाई v नॉट हमसे पूछा गया, तो v भी हमने निकाल लिया है और v नॉट भी हमने निकाल लिया है। तो अगर v डिवाइडेड बाई v नॉट हमसे पूछा है, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ g l साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2gl और प्लस 3gl साइन थीटा। ये g तो सारे कैंसिल हो गए, अब g कैंसिल हो गए तो बचा कितना, रूट के अंदर बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 और l भी कैंसिल हो रहा है, एक्चुअली l भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 प्लस 3 साइन थीटा। चेक कर लेते कौन सा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा, ये ऑप्शन करें, एक्सलेरेशन इज v स्क्वायर बाई r। और एक क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी लिख देते हैं, एंड दैट इज m इंटू v इंटू r इज इक्वल टू ns डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहां से r की वैल्यू निकालो और v के फॉर्म में यहां पर पुट कर दो, राइट। तो m इंटू v और यहां से r निकल के आएगा कितना, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई f। तो दिस इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो v टू द पावर 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n, देन v इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n टू द पावर 1/3। मतलब हमें ये पता चल गया v इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3 एंड v इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3। वो एक्चुअली 2 में दे रहा है, तो a पार्ट इज रॉन्ग एंड c पार्ट इज रॉन्ग। अब b और d में कंफ्यूजन है, तो फिर हमें r भी निकालना पड़ेगा। ओके, अब r निकालना पड़ेगा, तो यहां से बोल सकते हैं ना कि r इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और v की वैल्यू n टू द पावर 1/3 है, देन r इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मतलब n टू द पावर 2/3। तो r इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3, किसमें आ रहा है, n टू द पावर 2/3 इसमें आ रहा है। तो डी पार्ट इज करेक्ट। ओमेगा की वैल्यू दैट इज 100 पाई, तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 100 पाई, पाई पाई कैंसिल हुआ, दिस इज 1/50। और अगर इसको, ये तो सेकेंड्स में लिखा हो, अगर मिली सेकेंड्स में निकालना हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 डिवाइडेड बाई 50 एंड दिस इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड टाइम है, 15 मिली सेकेंड पर पूछ रहा है, और इनिशियल फेज है 0, मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना साइन का, तो 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक तो ये पॉजिटिव रहेगा और 10 से लेकर के 20 तक निगेटिव रहेगा। इसका मतलब इस टाइम पर ये वाला इनपुट निगेटिव टर्मिनल है
और ये वाला इनपुट पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है तो दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस डायोड इज रिवर्स बायस। ओके, तो D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। सी पार्ट, लेंथ इज 0, टाइम केवल 1 आ रहा है, तो हम टाइम वाला पहले सॉल्व कर लें, शायद इजी रहेगा। अगर जरूरत पड़ेगी राइट साइड पर तो उसने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, क्या इसके पास टाइम है नहीं, इसके पास टाइम है नहीं, इसके पास काफी बिजी रख ले रहो, इसके पास भी टाइम नहीं, टाइम केवल सरफेस टेंशन के पास है। ओके, तो सरफेस टेंशन इज mp माइनस 2 टू द पावर अल्फा। बाकी तुम्हें कहीं टाइम मिलने वाला है नहीं, तो सीधे लिख दो -2 अल्फा इक्वल टू 1 एंड दिस इज अल्फा इक्वल टू -12। अल्फा की वैल्यू -12 आ गई, तो मैं अल्फा -12 यहाँ पर है, दो ऑप्शन तो मैं पहले कोई दूसरी क्वांटिटी सर्च करते हैं जो सिंपली सॉल्व की जा सकती है। हम लोगों ने टाइम तो एक्चुअली कैलकुलेट कर लिया है ना। अब इसमें मास था और टाइम था, और इसमें मास है और लेंथ है, और इन दोनों में कहीं मास नहीं, ना रेडियस में मास है ना एरिया में। तो एस के पास कितना मास था, 1 था, तो प्लस अल्फा, और रो के पास भी कितना था, 1 मास था प्लस गामा, और लेफ्ट साइड पर कोई मास था नहीं, तो सीधे इसको भी लिख दो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1, देन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, एक मिनट, 1 लिखना है कि 0 लिखना है, मास था ना, 0 लिखना है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा या गामा इक्वल टू माइनस अल्फा, और अल्फा -12 था तो गामा की वैल्यू। तीसरा स्क्वायर लाता है बिल्कुल आइडेंटिकल, यहां रख देता है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम करने के लिए चार्ज इसका आधा इसके पास चला जाएगा, तो पहले वाले के पास चार्ज बचेगा कितना, Q/2 बचेगा। अब ये वाला इसके पास जाएगा, तब तक इसके पास चार्ज आ चुका होगा कितना, Q/2, फिर आधा आधा डिवाइड होगा, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज, दैट टोटल चार्ज इज 3Q/2, और उसका आधा कितना होगा, Q प्लस Q/2 इज 3Q/2, उसका हाफ करेंगे तो 3Q/4, तो उसके पास जो चार्ज अब बचेगा ना, दैट इज 3Q डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस बदला नहीं है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2। पहले Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन क्या था, Q इनटू Q, और अब Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, दैट इज 3Q² डिवाइडेड बाय 8, और Q1 Q2 अगर 3/8 टाइम्स हो चुका है तो इनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स भी 3/8 टाइम्स हो चुका है, इसका मतलब ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात को कोई फॉर्मूला वगैरह मैं लगाऊंगा नहीं बाद में, अभी समझाने को बोल देता हूं। रो L बाई ए इज द रेजिस्टेंस। अगर उसने 8 इक्वल पीसेस करे हैं ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक पीस का रेजिस्टेंस तो R/8 आने वाला है। फिर उसने बोला हम चार को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ऐसे 4 टुकड़े थे ना, और इन टुकड़ों को उसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और बाकी जो 4 बचे ना उनको भी उसने ऐसे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और बोलता है इक्विवेलेंट बताओ। तो वैसे तो बच्चे को पता होता है कि सीरीज और पैरेलल होता है क्या है, तो सबका R/8 था ना, दिस इज R/8, तो हम लोग जब इसका रिजल्ट यूज करेंगे ना इसका, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 4 डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय 8, एंड दिस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय, ये बात मैं सीधे बोल सकता था ना, सीधे कैसे बोल सकता था, एक रोड है यहाँ लोगों को जाना है, दूसरी रोड है यहाँ जाना है, अगर दोनों ऐड कर दी जाए ना तो लोगों का चलना आसान हो जाएगा, मतलब रुकावट कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ। तो यहाँ पे तो ऐसे कितने थे, 4 थे ना, तो 4 टाइम्स तो ऐसे भी कम होने वाला था ना, सीधे में R/32 लिखता, 4 से डिवाइड कर देता, और R/32 इसका, R/32 इसका, दोनों को ऐड कर देंगे, दिस विल बी R डिवाइडेड बाय 16, एंड D पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। A is 0, B is 0, यहां से 0 गया, ये यहां से 0 गया, ये पहले कौन सा था, एंड था, तो 0 0 0, उसमें भी इतने क्या लगा दिया, n लगा दिया, इसका मतलब 0 0 0 आएगा, और उसको रिवर्स कर दोगे, दैट विल बी 1, और सिमिलर यहां से बन आएगा 1 1, यहां से कितना आएगा, दैट विल बी 1, तो 0 0 में क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है ना। और आगे आते पूरी ट्रुथ टेबल ही बना लेते हैं ना, अब A को कर देते हैं 0 और B को कर देते हैं 1, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, यहां पे क्या पहुंचा 0, B पे क्या पहुंचा 1, ये कौन सा था
ये वाला था और गेट, तो अगर और गेट था तो 0 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर उसमें नॉट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे 1 0 गया, 0 मिला, और यहाँ पे 1 मिल गया, और ये 0 1 था और ये था एंड गेट, दैट विल गिव अस 0, तो दिस विल बी 0। 0 1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद 1 0 पुट कर देते, तो आई थिंक ये सिमेट्रिकल केस है, वो हमें सिंपल बना के दे रहा है। जो ये वाला केस आएगा वही केस उल्टा भी आ जाएगा। नहीं नहीं, सिमेट्रिकल नहीं, ओके, इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या होगा। ए को हमने क्या दिया, 1 दिया, ए को 1 दिया, बी को 0, ए को 1, यहां से 0 1 गया, ये एंड था, उसने 0 किया और हमें क्या मिला, 1 मिला। इसके बाद यहां से 0 1 गया, 1 गया, और हमें यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला, और 1 0 एंड में क्या हो गया, दैट बिकम्स 0, दिस इज 0, राइट। अब एक काम कर लेते हैं, 1 1 भी चेक कर लेते हैं कि अगर 1 1 करेंगे तो क्या आने वाला है। तो 1 1 का कलर कुछ और ही कर देते हैं, सपोज ये वाला कर देते हैं, ठीक है ना। ए को 1, बी को 1, ए को 1, यहां से 1 1, और एक कौन सा था, और 1 मिला, और उसको उसने कितना कर दिया, 0। यहां से 1 1 1 मिला, उसको उसने कितना कर दिया, 0, और 0 और 0 क्या मिलने वाला, दैट इज 0, तो दिस विल बिकम 0। कौन सा दिख रहा है, ऐसे देखना, 0 0 का अगर मैं और बनाता ना, तो और का मतलब आता 0 1 1 1, और इसमें नॉट लगा देता ना, नॉट, तो इसका n कर देता, दिस बिकम्स 1 0 0, इसका मतलब इट्स एन OR गेट। दूसरा कैपेसिटर, और तीसरा इंडक्टर, और इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और उस सप्लाई का RMS वोल्टेज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। सीरीज में है तो करंट तो सब में सेम जाने वाला है, ठीक है ना। फेजर डायग्राम बना लेते हैं, तो फेजर डायग्राम बनाएंगे तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो दिस इज 45, अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्स वोल्टेज, और कैपेसिटर के लिए 25 दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20, तो 45 और 20 दिया है, दिस इज 25। 45 माइनस 25, ये वाला वेक्टर कितना हो गया, 20, और ये वाला वेक्टर कितना हो गया, 20। तो हमें एक बात तो समझ में आने लगी कि इनका रिजल्टेंट जो आएगा ना, वो 45 आएगा, ठीक है ना। ये लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करती, ये फेज को रिप्रेजेंट करती किसका, रजिस्टर में वोल्टेज का फेज, और जो रजिस्टर में वोल्टेज का फेज है ना, एक्चुअली वही करंट का फेज भी होगा। तो ओवरऑल वोल्टेज इज लीडिंग बाय अ वैल्यू 45, ये तो समझ में आ गया था, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इन दो ऑप्शन को तो पहले गलत कर दो, राइट। ये 45 यहां पे लिखा है, दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब आते हैं कि करंट की वैल्यू क्या आएगी, तो इस केस में I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, और R का मतलब हम लोग क्या करेंगे, इंपीडेंस लिख देते हैं, मतलब मैं वैसे फॉर्मूला बोलता हूं कि I इक्वल टू V बाई R, एंड R का मतलब है इंपीडेंस। तो वोल्टेज 220 था और इंपीडेंस हमें निकालने की जरूरत है, तो 20 और 20 का रिजल्टेंट आ जाएगा 20√2, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 20√2 से, 220 डिवाइडेड बाई 20√2, कुछ कैंसिलेशन होगा, 0 कैंसिल होगा, यहाँ पर 11 आएगा एंड 0.7 के आसपास आएगा, 7.8, इसका मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इस बात का कोई मेजरमेंट नहीं, तब वो बता रहे कि भैया ये 1 मिलीमीटर मेजर कर रहा है, इसका मतलब 1 मिलीमीटर ज्यादा मेजर करता है, और ऐसी एरर को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, तो हमें बाद में 1 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट, ओके। अब उसने क्या बोला कि जब इस वर्नियर कैलिपर से हमने एक स्फीयर का डायमीटर मेजर किया, तो उसने बोला है कि रीडिंग इन मेन स्केल, द मेन स्केल रीडिंग इज, तो मेन स्केल रीडिंग का मतलब है कि मेन स्केल और वर्नियर का जीरो किस जगह पर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये उसने दे दिया, दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड 5 सेंटीमीटर मतलब तुम 50 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर, और फिर बोलता है किसका,
8 कॉलम कोइंसाइड करते हैं, तो 8 कॉलम कोइंसाइड करते हैं, लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई? लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। वैसे यहां सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए, तो हम क्या लिखेंगे? रीडिंग इन मेन स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर प्लस 8 टाइम्स लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। और हमें पता था कि वो 1 मिलीमीटर का ऑलरेडी एरर शो कर रहा है, और 1 मिलीमीटर का मतलब था पॉइंट, उसका डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया, और इसका आ जाएगा 2x dx डिवाइडेड बाई dt, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt। dx डिवाइडेड बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। ओके, इससे dx बाई dt को v लिख लो, v बाहर निकाल लो, तो v इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1/2x प्लस 1। हमें क्या निकालना था? एक्सेलरेशन। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो भैया, मिल गया एक्सेलरेशन। कैसे? dv डिवाइडेड बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में करना। अब यहां पर x की जगह ax प्लस b लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक तो 2 आएगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एक dx बाई dt हमें और भी लिखना पड़ेगा, एंड dx बाई dt की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, खुद ये 1/2x प्लस 1, and this will be minus 2 divided by 2x plus 1 to the power 3. It traveling in x direction, और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो हमें z एक्सिस पे दे रहा है, तो इसको मान लेते हैं y एक्सिस, और x राइट पर, y अपवर्ड, तो z एक्सिस जो आएगी ना वो आएगी बाहर की तरफ। और E क्रॉस B हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? E क्रॉस B हमेशा लाइट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होगा, तो E बाहर की तरफ है, राइट? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगी, तो राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट और भी होता है, और वो रिजल्ट होता है E मैक्स इज इक्वल टू B मैक्स इंटू C, और E मैक्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 60, तो 60 को हमें C से डिवाइड करना है, एंड C इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 60 वाला हमें कैलकुलेट भी नहीं करना था, 60 वाला करेक्ट नहीं होगा, मतलब यही वाला करेक्ट होगा। मर्ज किया, इसका मतलब पावर जब हम टोटल निकालेंगे ना, वो सम आता है। मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसका होता है? मैग्निफिकेशन का होता है। पहली इमेज बनी एक रेशियो में, फिर एक इमेज बनी, तो जो मैग्निफिकेशन आता है वो मल्टीप्लिकेशन आता है। 4 थे तो पावर को मुझे सीधे 4p लिखना था, और मैग्निफिकेशन के लिए लिखना था m टू द पावर 4 डायरेक्ट। ये दिखा ना 5 और 3, और इधर ये दो देखिए ना 2.5 और 1.5, इनका रेशियो 5:3 है, और इनका रेशियो भी 5:3। वही समझ में आ गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इस 6 ओम को हटा देने की जरूरत है, राइट? तो ये वाला 6 ओम हमारे सर्किट का पार्ट नहीं है। हमें जल्दी कैलकुलेशन करने कैसे थे? हमें ये बोलना था कि 5 और 3 सीरीज में, तो इनका कितना हो गया? 8 बना लेते, और बनाने की भी क्या जरूरत थी? सीधे सीधे आंसर आ रहे थे। 2.5 और 1.5 भी सीरीज में, तो इसका आ गया 4, और 4/8 इतने करे होंगे ना कि पता चल जाएगा 4/8 पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आएगा। 4/8 पैरेलल का इक्विवेलेंट आएगा 8 into 4 divided by 12, and that is 8/3, राइट? इसके बाद 1.5 और 5.5 सीरीज में थे, इनको ऐड कर देंगे, दैट विल बी 7। हमें एक रेजिस्टेंस और मिल गया 7, राइट? इसके बाद एक बैटरी कनेक्टेड थी, और बैटरी कुछ ऐसे कनेक्टेड थी, और यहां पर था 1/3। एक रेजिस्टेंस और भी था 1/3। हमारे पास ओवरऑल सर्किट क्या हो गया? हमारे पास ओवरऑल सर्किट हो गया कि 3 हमें सीरीज में दिख रहे 3, एंड 8/3 एंड 1/3 इज 9/3, तो इन दोनों का तो 3 आ गया, और 7 मिला करके 10 हो गया। हमारे पास जो सर्किट बन के आया उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10, और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? 5। तो इसमें करंट फ्लो करेगी, और वो करंट I फ्लो करेगी, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5। दिस वाज द सिचुएशन फॉर ओपन। उसने साफ बोला आधा पानी के अंदर डाल दो, इस एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले भी क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव कर रहा था, इसका मतलब ना वेवलेंथ बदली ना एयर बदली, तो वेलोसिटी बदली, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होने वाली। प्लस के अकॉर्डिंग t² प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, मतलब t1 डिवाइडेड बाई t2
to the power 2 is equal to A1 divided by A2 to the power is 1 by 4. So this is 1 by 4 to the power 3 by 2 और हमें ईयर ऑलरेडी दे रखा था उसने कितना, दैट वाज 687. मतलब ये ऑप्शन करेक्शन हमें चूज करना है कौन सा है, और ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूं ये सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है ना. एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. वो इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी c/100 से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना. अब उसने क्या बोला कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, उस मैग्नेटिक फील्ड उसने इसके मोशन के परपेंडिकुलर अप्लाई किया है, राइट, मतलब ऐसे अप्लाई किया है, जस्ट बी ओके. और कहता है अनडिफ्लेक्टेड मूव करना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब फोर्स बैलेंस होना चाहिए, और फोर्स बैलेंस होना चाहिए तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है ना किधर है, तो V क्रॉस V करोगे तो बाहर आएगा, राइट. लेकिन तो जो फोर्स आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर आ गया, अंदर आ गया. इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर चाहिए, वो बाहर चाहिए, और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चाहिए, अंदर चाहिए. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होनी चाहिए. तो ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू बी. तो ये वाले ऑप्शन तो सीधे कर कैंसिल कर दो, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता है, पैरेलल नहीं हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, ओके. अब इन दो में से चूज करना है कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑप्शन करेक्ट होगा. तो फोर्स बैलेंस करना है ना, मैग्नेटिक फील्ड ने कितना लगा दिया, Q V B, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगा दिया QE, दोनों चार्जेस सेम थे, Q कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, दैट इज इक्वल टू V इंटू C3 27 इंटू 10 टू द पावर 2. सारी वैल्यूज हमने SI सिस्टम में पुट करी, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. 27 इंटू 10 टू द पावर 2 एंड C पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. मैग्नेटिक मोमेंट दुनिया जानती, करंट इनटू एरिया, सर्कुलर है इसका मतलब करंट इनटू पाई इनटू r स्क्वायर. करंट दोनों में कॉपर कॉइल, उसने बोला है कि करंट दोनों में सेम आ रहा है, तो सीधे बोल दो ना कि रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. रेडियस अगर हम डबल कर देना तो ये 4 गुना हो जाएगा. इसका मतलब अगर करंट का रेशियो, रेडियस का रेशियो 1:2 है ना, तो फिर म्यू का रेशियो 1:4. डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 1 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 1 into 3 डिवाइडेड बाई 4. तो इन दो का मैं ऐसे बना लेता हूं, एंड दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा 2 और 4 का, तो 2 into 4 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 3. तो दिस कॉम्बिनेशन इज 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये 50 वोल्ट की बैटरी. तो इसका आ गया 3/4 और इसका आ गया 2 into 4 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3. ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे, सम कर दोगे तो सम कर दोगे तो 25 डिवाइडेड बाई 12 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. और बैटरी लगी थी 50 वोल्ट की, तो करंट 24 एम्पियर का करंट जा रहा था, ठीक है ना. तो 24 तो यहां से गया था ना. अब ये दोनों कैसे थे, पैरेलल में. एक्चुअली सोचना कैसे था कि अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप होता है सेम. तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर सेम होता है तो करंट और रेजिस्टेंस के रेशियो इनवर्स आते हैं. IR इज कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंसेस आर इन रेशियो 1:3. इसका मतलब करंट्स आर इन रेशियो 3:1. इसका मतलब मुझे इस करंट को 3:1 रेशियो में डिवाइड करना है. मतलब मुझे 4 टू, दिस इज 18 एंड दिस इज 6. यहां से 18 जाएगा और यहां से 6 जाएगा. यहां से भी तो 24 आना था ना, और इनका रेशियो कितना है 1:2 दे दो, दैट इज 16, और एक पार्ट नीचे दे दोगे दैट इज 8. और 6 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 8 हो गया. टोटल समझ का क्वेश्चन था. एंड करंट फ्लोइंग इज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू, ऐसे बोल देता हूं, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, और प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम है, हीट गिवन की वैल्यू सेम है, तो दोनों का वर्क भी
सेम आएगा, दोनों का वॉल्यूम का चेंज सेम आएगा क्योंकि प्रेशर का चेंज सेम है। ओके, अब क्या करना है, एक को उसने बोला है 16 सेंटीमीटर ऊपर चला गया और एक 9 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो वॉल्यूम का चेंज कितना आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इज पाई आर ए स्क्वायर इंटू 16 और इसके लिखोगे पाई आर बी स्क्वायर इंटू 9 4 एंड आवर आंसर इज सी पार्ट। टेंशन इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब इसने पार्टीशन हटा दिया तो मिक्स होकर के ऐसे फैलोगे, बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, इसका मतलब कुछ कंजर्व हो ना हो, उन पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो इंटरनल एनर्जी थी, वो नहीं बदलने वाली है। ठीक है ना, सबसे मेन ऑब्जर्वेशन यही था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंज्ड। ठीक है ना, टेम्परेचर हमें नहीं पता था, कुछ नहीं बदलने वाला, मोल्स टोटल वही रहने वाले, इंटरनल एनर्जी टोटल वही रहने वाली है। तो हम एक बात तो बोल सकते हैं ना, U1 प्लस U2 इज इक्वल टू U फाइनल। अब इंटरनल एनर्जी लिखते कैसे, पता है इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, दैट इज NCVT। ठीक है ना, अगर इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है तो मैं लिख देता हूं N1 CVT प्लस N2 CVT इज इक्वल टू, और जब दोनों चैम्बर एक हो गए ना तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स N1 प्लस N2 इंटू CV इंटू T। हाँ, इसका T1 मानेंगे, इसका T2 मानेंगे और इसका T फाइनल मानेंगे। लगाओ, और गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, तो यहां से NT की सीधे वैल्यू निकाल लो, एंड NT इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय R। हमें P और V तो दे रखे है ना, पुट कर दो इसमें सीधे N1 T1 की वैल्यू, और CV तो सारे कैंसिल हो गए ना, और CV अगर सारे कैंसिल हो गए तो N1 T1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दैट इज PV बाय R। तो क्या लिखेंगे, P1 V1 डिवाइडेड बाय R प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय R, और बाद में NT की वैल्यू को लिखेंगे फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम, एंड फाइनल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R। ये R भी कैंसिल हो गया, सब कुछ गिवन है, केवल हमें P निकालना है। P1 की वैल्यू 1 गिवन थी, राइट, V1 की वैल्यू 2 गिवन थी, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 1 इंटू 2 हो गया 2, राइट। इसके बाद P2 की वैल्यू कितनी गिवन थी, 2 गिवन थी। V2 की वैल्यू कितना गिवन था, दैट वाज 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, इज इक्वल टू P, एंड नाउ द टोटल वॉल्यूम हैज बिकम, जब पार्टीशन हटा दिया, दोनों कमरे एक हो गए, 5 लीटर हो गया ना, तो V1 प्लस V2 की वैल्यू को 5 लिख दो, एंड P विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5, और 8 को 5 से डिवाइड करना तो आता होगा ना, 1.6।